जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो टॉपिक होता है, क्रमचय एवं संचय, जो हमारा क्या नाम है टॉपिक होता है, उसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे तथा साथ में कुछ उदाहरणों के साथ उसके बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। कई छात्रों के, कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने काफ़ी सारे टीचर से, कई क्या नाम है बुक से, कहीं कहीं से हमने ये पढ़ लिया, पर फिर भी इसके क्वेश्चन हमसे गलत हो जा रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, इसका कारण मुझे पता है कि आप लोगों के बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक बहुत अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो अगर एक बार इसके बेसिक आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, संचय, ये थोड़ा सा अगर हम बेसिक जान लें पहले, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्रमचय संचय कुछ नहीं है, ये है किसी भी घटना के होने की काउंटिंग, उसको रियल काउंटिंग किए बिना करना। जैसे कि आपने एक क्या नाम है वो देखा होगा कि ये 30 लोग हैं, 30 लोगों ने एक दूसरे से आपस में हाथ मिलाया, तो टोटल बताओ कितने हैंडशेक हुए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो टोटल काउंटिंग आपको करनी है, लेकिन एक 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 करके काउंट किए बिना, विदाउट रियल काउंटिंग, रियली काउंट किए बिना टोटल काउंटिंग निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बेस्ड। तो कहाँ पर हमें परम्यूटेशन लगाना है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं, कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका सबसे बेसिक है, मान लो कि अगर हमें ए, बी और सी 3 लेटर दिए हुए हैं और आपसे कहे कि इनमें से आपको 2 लेटर लेके कुछ, आपको जो है 2 लेटर का चयन करके कुछ समूह बनाने हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो, आपसे इन 3 लेटर में से 2 के ग्रुप बनवाए हैं, तो उसे मैं ऐसे बना सकता हूं ए बी, दूसरा मैं उसका बना सकता हूं बी सी, और तीसरा मैं बना सकता हूं सी ए। अच्छा, दूसरी तरीके से अगर मैं चाहूं तो उन्हें बना सकता हूं ए बी और बी ए, बी सी और सी बी, सी ए और ए सी। तीसरे तरीके से मैं अगर इन्हें बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी ए सी, ए, बी बी, सी सी। ठीक है, अब जो देखो हमने ये किया है, ये वाला जो हमने ग्रुप बनाए हैं इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि इन्हें कहते हैं संचय, इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन, इन्हें कहते हैं क्रमचय, यानी कि इन्हें कहते हैं परम्यूटेशंस। और ये भी परम्यूटेशंस हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, पहले इन्हें अच्छे से क्लियर कर लूं। ठीक है, जैसे जो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों में हम सेम काम कर रहे होते हैं कि हमें कुछ दी गई कुछ अक्षर या कुछ घटनाएं दी गई होती हैं। ठीक है, या कोई भी हमें कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, उनसे हमें समूह बनाने होते हैं, ग्रुप बनाने होते हैं। अब संचय वहाँ पे किया जाता है जहाँ हमारा क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पर जो हम समूहन को जिस जिस प्रकार के समूह बनाते हैं उसे संचय कहते हैं। और जहाँ पर क्रम का महत्व है, जहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण है, उसे हम कहते हैं क्रमचय। देखो, बात को समझो, अगर ए बी और बी ए दोनों एक ही बात हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये ए बी और सी 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और मैंने कहा कि इनमें से आप 2 लोगों की कितनी टीम बना सकते हो, 2 लोगों की टीम कितने प्रकार से बना सकते हो। तो आप कहोगे कि मैं इनमें से या तो एक टीम में ए बी को रख सकता हूं, या फिर मैं दूसरी टीम में बी सी को रख सकता हूं, या मैं तीसरी टीम में सी ए को रख सकता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आपने 3 टीमें बना दी। अब अगर आपसे मैंने पूछा क्या ए बी की टीम
और बीए की टीम, क्या ये दोनों अलग अलग टीम है या एक ही टीम है? अभी के लिए मान लो ये ए है, ये रोहित शर्मा है और ये विराट कोहली है। बी विराट कोहली है, ए रोहित शर्मा है। तो आपसे मैं पूछूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली या विराट कोहली रोहित शर्मा, क्या दोनों ये एक ही टीम होगी या अलग अलग टीम होगी? तो आप कहोगे ये दोनों एक ही टीम होगी। तो यहाँ इस वाले केस में जहाँ हम दो लोगों की टीम बना रहे हैं, उस केस में क्रम हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, और जहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पर जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा बी ए के। जहाँ पर हमारा क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे ए को पहले रख लें चाहे बी को पहले रख लें, तो उस केस में ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे और इन दो को दो न गिन के सिर्फ एक गिना जाएगा, और इस प्रकार के समूहन को हम कहते हैं संचय। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन सोचो। हमारे पास फिर से दो खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये हमारा रोहित शर्मा है और ये हमारा विराट कोहली है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि हमारी जो टीम है, ठीक है, इस टीम में हमारे पास दो स्लॉट खाली हैं, एक है कैप्टन का एक वाइस कैप्टन का। तो हमने इसे पहले ए भी भर दिया, यानी कि जो रोहित शर्मा है उसको कैप्टन बना दिया, विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया। दूसरा जो हमने इसका ग्रुप बनाया उसको हमने बी ए भर दिया, यानी कि जो बी यानी कि विराट कोहली है इसको कैप्टन बना दिया, और जो रोहित शर्मा है, सॉरी ये बी ए है, जो रोहित शर्मा है उसको वाइस कैप्टन बना दिया, विराट कोहली को कैप्टन बना दिया। तो अब देखो टीम ए बी और टीम बी ए क्या बराबर हैं? आप कहोगे अब ये बराबर नहीं है, क्योंकि पहले केस में जो है कप्तान हमारा रोहित शर्मा है और दूसरे केस में कप्तान विराट कोहली है। तो अब मैं आपसे कहूं कि क्या जो हमारा ए बी है और जो बी ए है क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे कि नहीं, अब ए बी और बी ए में अंतर है, क्योंकि ए बी वाले केस में रोहित शर्मा कैप्टन है और विराट कोहली जो है वो वाइस कैप्टन है, और इस बी ए वाले केस में जो है हमारा विराट कोहली कैप्टन है और रोहित शर्मा है वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर जो क्रम है वो क्रम की इंपॉर्टेंस है, अगर मैं क्रम बदल दूंगा तो दोनों की पोजीशन बदल जाएगी। तो इस प्रकार का जो समूहन होता है, ग्रुपिंग होती है, उसे हम क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं अब इसमें आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है क्रमचय और संचय में वो यही है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं हम इसको। जैसे मान लो ठीक है, अब हम समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये इसका बेसिक है, ये अगर आपने समझ लिया कायदे से तो क्रमचय संचय में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये कह रहा है कि अगर एक कोई घटना एम तरीके से होती है और उसके डिपेंडेंट दूसरी घटना कोई एन तरीके से होती है, तो दोनों घटनाओं के कुल होने की जो संख्या है वो एम गुणा एन होगी। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे ये कोई भाई साहब हैं, इनके पास दो शर्ट हैं और तीन जो है इनके पास पैंट हैं। ठीक है, तीन पैंट्स हैं इनके पास। तो ये कितने तरीके से तैयार हो सकते हैं, कितने तरीके से ये अपने कपड़े पहन सकते हैं, ये वाली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये वाली जो दो शर्ट है इनको मान लो मैं फिलहाल के लिए S1 और S2 दो शर्ट मान लेता हूँ, और ये जो इनके तीन पैंट हैं इन्हें P1, P2 और P3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है हम करते हैं। ठीक है, तो पहले उसने मान लो S1 शर्ट पहन ली भाई ने, और S1 शर्ट के साथ वो P1 पैंट को पहन सकता है। आप कहोगे हाँ जी पहन सकता है। S1 शर्ट के साथ ही वो P2 पैंट को पहन सकता है। हाँ जी पहन सकता है। S1 शर्ट के साथ वो P3 पैंट को पहन सकता है। हाँ जी पहन सकता है। प्लस अब उसने S1 उतार के रख दी, उसने कहा नहीं S1 शर्ट के साथ कोई भी कपड़ा जच नहीं रहा, तो अब मैं जो है S2 शर्ट को पहनूंगा। अब उसने S2 शर्ट पहनी और S2 शर्ट के साथ P1 पैंट पहन सकता है वो, हाँ जी पहन सकता है, नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। और अगर S2 शर्ट के साथ P2 पैंट पहनेगा तो भी नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, और S2 शर्ट के साथ अगर वो P3 पैंट पहनेगा तो भी उसे नया कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो उसके पास एक तरीका सजने का ये हो गया, दूसरा उसके पास तैयार होने का तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया, चौथा तरीका ये हो गया, पांचवा तरीका ये हो गया, छठा तरीका ये हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक काम करने के n तरीके हैं और उसके
उससे रिलेटेड ही अगर दूसरा काम है और उसे करने के अगर n तरीके हैं तो जो टोटल तरीके होंगे वो होंगे m इंटू n। इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे देखो, उसके पास पहला काम करने के दो तरीके थे और इन दोनों तरीकों को, एक तरीका ये और एक तरीका ये, इन दोनों तरीकों के साथ जो दूसरी घटना थी, दूसरी घटना, पहली घटना मतलब शर्ट पहनने की जो घटना थी उसको उसके पास करने के दो तरीके अवेलेबल थे, पहली शर्ट पहने या दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों घटनाओं के साथ जो बाद वाली दो घटनाएं थी, बाद वाली दो घटनाएं कौन सी थी? 3 पैंट पहनने की। तो पहली एक घटना के साथ वो 3 घटनाएं हो जाएंगी तो अलग समूह मिलेंगे, और बाद वाली दूसरी घटना के साथ, यानी कि पहली घटना की दूसरी वाली पार्ट के साथ जो हमारी घटना दूसरी घटना है 3, उन्हें करने के 3 तरीके हो जाएंगे। तो 3 तरीके पहली के साथ मिल जाएंगे और 3 तरीके दूसरी के साथ। अगर उसके पास मान लो 2 शर्ट ना होके मान लो 4 शर्ट होती तो उसके पास, और 3 पैंट होते तो क्या करता वो? चारों शर्ट पहनने के 4 तरीके, एक शर्ट ये, 2 शर्ट ये, तीसरी शर्ट ये और चौथी शर्ट ये। ठीक है, पहली शर्ट के साथ 3 पैंट पहनने के तरीके, दूसरी शर्ट पहनने के उसके पास 3 तरीके, तीसरी शर्ट के साथ पैंट पहनने के 3 तरीके और चौथी शर्ट के साथ पैंट पहनने के 3 तरीके। तो यहाँ पे ये देखो आप, उसको कितने तरीके मिल जाएंगे? 3 तरीके ये, 3 तरीके ये, 3 तरीके, यानी कि 3 चौक 12 तरीके। तो पहली जो उसके पास वो है, पहली घटना के घटने का जो तरीके हैं वो 4 हैं और दूसरी घटना के घटने के तरीके कितने हैं? 3। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 गुणा 3। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब इसको अगर ये बात समझ में आ गई है तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है? शब्द रोज, यानी कि ये ROS ही कोई हमें वर्ड दिया है कि अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरी शब्दों अर्थपूर्ण या निरर्थक हमारे, यानी कि जो शब्द बनेंगे वो चाहे उनका अर्थ निकलता हो चाहे उनका अर्थ नहीं निकलता हो, हम कैसे भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है सॉरी रोज शब्द जो है हमारा, उसमें 4 लेटर दिए हैं। इस रोज शब्द से हमें जो है 4 अक्षर के शब्द बनाने। 4 अक्षर के हम कितने शब्द बना सकते हैं? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ROSE, इस तरह से एक बना सकते हैं। दूसरा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं OSER, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा SERO, ऐसे भी लिख सकते हैं। EROS, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये चलते ही रहेंगे, हम इनके क्रम बदलते जाएंगे। तो इन्हें हम कितने जो है शब्द इस तरह से बना सकते हैं? अब पहली उसने कंडीशन दी है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति मतलब कि जैसे अगर मैंने ये 4 अक्षर का कोई लेटर बनाया, ठीक है, सॉरी 4 लेटर का कोई वर्ड बनाया, उसमें मैंने ऐसे लिख दिया RROSE। तो अब देखो ये जो R है, सॉरी RROS मैंने लिख दिया, 4 लेटर का वर्ड बन गया, तो इसमें RR ये रिपीट हो रहा है। तो ये कह रहा है पहली कंडीशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि आप जो लेटर्स हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते कि R, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 बार R नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे हम कितने लेटर बना पाएंगे? तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैंने ये 4 कॉलम बना लिए। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला कॉलम है इसे फिल करने के हमारे पास जो है 4 तरीके दिए हैं, यानी कि 4 लेटर में से मैं कोई सा भी यहाँ पे भर सकता हूँ। तो इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके आ गए? आप कहोगे इसे भरने के 4 तरीके आ गए। अब इन 4 में से कोई सा एक लेटर यहाँ पे हम यूज कर लिया, और जो लेटर हमने यूज कर लिया क्या उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? उसने क्या बोला? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो लेटर हमने यहाँ पे यूज कर लिया इस खाने में, उसको हम इसमें यूज नहीं कर सकते। तो हमारा एक यहाँ पे यूज हो गया। अब हमारे पास यूज करने के कितने बचे? तो आप कहोगे 3 बचे। ठीक है, अब एक हमने यहाँ यूज कर लिया, एक हमने यहाँ यूज कर लिया, 2 यूज कर लिए। तो इसमें भरने के लिए हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। और इसमें भरने के लिए कितने बचे? हमारा एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 यूज हो गए, 1 बचा। तो ये जो हमारा यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो टोटल मेरे पास ऐसे जो शब्द हैं वो कितने आ जाएंगे? 12 दूनी 24। 24 शब्द हम इससे ऐसे बना सकते हैं जब हम जो है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखो,
ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉलम है इसे भरने के हमारे पास 4 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास 4 लेटर हैं। अब वो कह रहा है रिपीटेशन कर सकते हैं, तो जो पहला लेटर हमने इसमें लिखा है वो लेटर हम इसमें भी लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इसको भरने के भी 4 तरीके हो गए। आप कहोगे हाँ जी हो गए, और इसको भरने के भी 4 तरीके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लेटर हमने इसमें लिखा है, जो लेटर हमने इसमें लिखा है वो इसमें लिखा है, वो हम इसमें भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से इस कॉलम को भरने के भी हमारे पास 4 तरीके हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 4⁴। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि 4 अलग अलग रंगों के झंडे दिए गए हैं, 4 अलग अलग रंगों के झंडे दिए गए हैं, तो कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? भिन्न माने कि अलग अलग। कितने अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं यदि एक संकेत बनाने के लिए 2 झंडों का उपयोग किया जाना है? ठीक है। हमारे पास देखो ध्यान से, ये और ये हमारे पास 4 तरीके के 4 रंगों के झंडे हमारे पास दिए हैं उसने। पहला मान लो ब्लैक है, दूसरा वाइट है, तीसरा रेड है, चौथा येलो है। ये इस तरह से 4 रंगों के झंडे उसने हमारे पास दिए हैं, और उसने हमसे बोला है कि इनमें से कोई से 2 झंडे लेके आपको जो है एक वो बनाना है संकेत। तो ऐसे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? अब ध्यान से देखना, हमारा जो वो है संकेत बनाने के तरीके हैं वो क्या होंगे? जो हमारा पहला झंडा सिलेक्ट कर सकते हैं हम, इन चारों में से कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ जी, इन चारों में से कोई सा झंडा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से झंडा हमने कोई एक यहाँ सिलेक्ट कर लिया, तो दूसरा झंडा सिलेक्ट करने के लिए क्या हम उस झंडे को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें इतने ही झंडे दिए गए, तो इनमें से हमने एक यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो 4 में से एक यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ के लिए कितने बचे? 3। तो ये वाले को हम भर सकते हैं 3 तरीके से। तो टोटल सिग्नल जो है हम बना सकते हैं 4 या 12। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये सवाल दिया है, देखो 1 2 3 4 5 का उपयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बना सकती हैं? यानी कि 2 डिजिट हमारी 2 अंकों की संख्या बनानी है, कोई संख्या इस तरह की बनानी है जिसमें सिर्फ 2 ही अंक हों, और सम संख्याएं भी बनानी है। अब ये है, ठीक है। और पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि अंकों का जो हम रिपीटेशन है वो कर सकते हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब देखो हमें पता है कि जो सम संख्याएं होती हैं उनके इकाई के स्थान पर हम जो है 0 2 4 6 8 इस तरह के ये जो डिजिट है इनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखो 1 2 दिया है, 1 4 दिया है, तो ये वाला जो कॉलम है इसे हम भर सकते हैं सिर्फ 2 तरीके से। क्या हम इसमें A3 को लिख सकते हैं? आप कहोगे नहीं, 5 को नहीं। इसमें सिर्फ हम किस किस को भर सकते हैं? 2 को या 4 को। तो ये जो इकाई का अंक है हमारा, इसे हमने 2 तरीके से भर लिया। अब वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि 2 हमने यहाँ लिख दिया, तो इसमें भी हम 2 लिख सकते हैं। इसमें अगर मैंने 4 लिख दिया तो इसमें भी मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो आप इन 5 में से कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये 5 तरीके इसको भरने के, 2 तरीके इसको भरने के, तो 5 × 2 फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता, मान लो अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम इसको कैसे करते? देखो ध्यान से देखना, हमारे पास इसको भरने के सिर्फ 2 तरीके से, या तो मैं इसमें 2 लिख सकता था या 4 लिख सकता था। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो इस कॉलम को भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है। और मैंने इसमें से, अगर हमारे पास ये 5 हैं, इनमें से 2 में से कोई एक हम यहाँ पे भर सकते हैं, तो एक हमने अगर भर दिया तो हमारे पास कितने बचेंगे? आप कहोगे हमारे पास अब बचेंगे 5 में से हमने अगर एक भर दिया तो 4 बचेंगे। तो इस वाले कॉलम को हम भर सकते हैं 4 तरीके से। तो ऐसे कुल हमारे पास संख्याएं आ जाती हैं 8। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये कह रहा है यदि 5 अलग अलग झंडे उपलब्ध हों तो एक ऊर्ध्वाधर डंडे पर कम से कम 2 झंडों को क्रम में एक के नीचे लगाकर कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? अब इसने यहाँ पे एक बात डाल दी, कम से कम 2 होने चाहिए, यानी कि हम एक तो तरीके से उन्हें ऐसे बना सकते हैं, 2 ऊर्ध्वाधर झंडे, यानी कि इस तरह से बना सकते हैं 2 झंडे। ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम 2 न लगा के 3 लगा लें इस तरह से। ठीक है।
तीसरा तरीका हमारे पास हो सकता है 3 ना लगा के हम 4 लगा लें, ठीक है। चौथा तरीका हमारे पास हो सकता है कि 5 लगा लें, चौथा तरीका हमारे पास हो सकता है कि हम 5 लगा लें, 1 2 3 4 5। उसने बोला कम से कम 2 होने चाहिए, यानी कि उसने लिमिट नीचे सेट कर दी कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा तो चलेंगे। अच्छा, क्या हम 6 झंडों का वो बना सकते हैं संकेत? आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल अवेलेबल झंडे ही 5 हैं, तो 5 से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो उसने अगर कहा है कम से कम 2 झंडों का, तो कम से कम 2 का मतलब 2 भी होने वो चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर मैं कम से कम 2 झंडों से संकेत बनाऊंगा तो ये पहला जो झंडा है इसको सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने तरीके, 5 में से कोई सा एक ले लूंगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे, 5 में से कोई सा एक ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैंने एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला जो कॉलम है इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके बचेंगे? आप कहोगे इसको भरने के 4 तरीके बचेंगे, और टोटल ऐसी जो हमारे वो आएंगे रिजल्ट, उनकी संख्या कितनी होगी? 5 गुणा 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको करूं तो अगर मैं 3 इनका बनाना चाहता हूं तो ये जो पहला है इसे सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? आप कहोगे इसको सिलेक्ट करने के 5 तरीके हैं, कि ये 5 जो झंडे हैं इन पांचों में से कोई सा एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब अगर एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास कितने बचेंगे? आप कहोगे इसमें यूज करने के लिए हमारे पास 4 बचेंगे। अब हमने एक यहाँ पे यूज कर लिया, एक यहाँ पे यूज कर लिया, 5 में से 2 यूज हो गए, तो यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास कितने होंगे? आप कहोगे इसमें यूज करने के लिए 3 होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे? आप कहोगे 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि 60 यहाँ पे आ जाएंगे और 20 ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 4 झंडों का वो बनाता हूँ संकेत, तो जो पहला झंडा सिलेक्ट करने के मेरे पास तरीके हैं वो होंगे 5, क्योंकि पांचों में से, इन पांचों में से मैं कोई सा एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5 में से एक अगर मेरा यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो इसमें इस्तेमाल होने के लिए मेरे पास 4 बचेंगे, ठीक है। अगर एक यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो इसमें इस्तेमाल होने के लिए 3 बचेंगे, 3 में से एक अगर यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो इसमें इस्तेमाल होने के लिए मेरे पास कितने बचेंगे? 2। तो टोटल यहाँ पे हमारी संभावनाएं हो जाएंगी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो 5 चौक 20, 30 60 दूनी 120, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम देखें तो ये जो पहला झंडा सिलेक्ट करने के हमारे पास तरीके उपलब्ध कितने होंगे? 5, क्योंकि इन पांचों में से कोई सा एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा झंडा है ये सिलेक्ट करने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे 4, क्योंकि एक हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया तो 4 बचेंगे। ये भरने के 3 हो जाएंगे, ये भरने के 2, ये भरने के 1, ठीक है। तो इसको हम, इसकी सब कुल वो कितने निकलेंगे? तो आप कहोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इनका रिजल्ट आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखो, अगर हम 2 झंडे सिलेक्ट करके संकेत बनाएं तो हम कुल 20 संकेत बना सकते हैं। अगर हम 3 झंडे सिलेक्ट करके कुल संकेत बनाएं तो हम 60 संकेत बना सकते हैं। अगर हम क्या नाम है अपना 4 झंडे सिलेक्ट करके, यानी कि 4 झंडों का उपयोग करके हम संकेत बनाना चाहें तो 120 संकेत बना सकते हैं। और ऐसे ही हम अगर 5 झंडों का यूज करके, 5 झंडों का प्रयोग करके संकेत बनाना चाहें तो भी 120 ही संकेत बना सकते हैं। तो टोटल कितने बना सकते हैं? तो आप कहोगे कि 20 ये वाले जोड़ दो प्लस 60 ये ले लो, क्योंकि 20 तो यहाँ से मिल जाएंगे 2 से, 60 यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस 120 हमें यहाँ से मिल जाएंगे और 120 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इनको अगर मैं जोड़ दूँ 12 दूनी 24, 300, 320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास हमें 5 झंडे दिए गए हैं, उनमें से हमें कम से कम 2 झंडों का उपयोग करके हमें भिन्न भिन्न संकेत बनाने हैं, तो हमारे पास ऐसे जो हमारे संकेत होंगे उनकी संख्या 320 आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया हमारा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन हमने पहले ही सीख लिया था, जैसे कि अगर ए बी सी 3 हमारे पास 3 हमें लेटर दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 2 को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं उन्हें ऐसे सिलेक्ट करता हूं ए बी, बी सी, सी ए, तो ये हो गया हमारा क्रमचय। अगर मैं इनको ए बी को पलट के बी ए कर दूं, यानी कि इसको परम्यूटेट कर दूं, और बी सी को पलट के सी बी कर दूं, और सी ए को पलट के ए सी भी लिख दूं, तो ये वाली जो चीज़ हो गई इसे हम कहते हैं क्रमचय। ये वाली जो चीज़ हो गई इसे क्रमचय कहते हैं, और ये वाली जो चीज़ है इसे कहते हैं संचय, ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करके सिर्फ ग्रुप बनाने होते हैं वो होता है क्रमचय, और ग्रुप में अगर हम पलट के नया रिजल्ट मिल जाए तो उसे हम कहते हैं क्रमचय, ठीक है। तो ये होता है क्रमचय। अब ये क्या कह रहा है? क्रमचय वस्तुओं कहाँ गया?
वस्तुओं की ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, व्यवस्था यानी अरेंजमेंट को कहते हैं, जिसमें किसी संख्या की वस्तुओं को, यानी कि कुछ संख्या हमारे पास 3 वस्तुएं दी गई हैं, उनमें से कुछ या सभी को, या तो उनमें से हमने 2 सिलेक्ट कर ली, हम 3 भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। 3 सिलेक्ट करते तो क्या बनता हमारे पास ABC बस, और अगर मैं इनका परम्यूटेशन कर देता तो क्या हो जाता ABC, BCA, है ना, CAB, इस तरह से ये परम्यूटेशन हो जाते हैं इनके। सभी को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे निश्चित क्रम भी दिया है, यानी कि परम्यूटेशन में क्रम की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर AB और BA बराबर नहीं होते, ठीक है। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, n भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जहाँ R जो है हमारा 0 से बड़ा होता है और n के इक्वल या उससे छोटा होता है, तो जो वस्तुओं की पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तो उनकी संख्या होती है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1, यहाँ तक होती है, ठीक है। अब देखो ये इसने क्या बात लिखी है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कुछ ये ABC 3 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इनमें से ये टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारे पास n, और इनमें से मैंने 2 सिलेक्ट करके, 2 का चयन करके समूह बनाने हैं। तो हमें क्या कर सकता हूं, देखो अब मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूंगा। देखो तो ये 2 का समूह का 2 लोगों का चयन करके हमें समूह बनाना है। तो जो 2 लोगों में से पहला प्लेस होगा, उस पहले प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, आप कहोगे पहले प्लेस को भरने के आपके पास तरीके होंगे 3, ठीक है जी। और जो दूसरा तरीका है उसको भरने के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति की जो है परमिशन नहीं है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 में से एक मैंने अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो इस वाले स्लॉट में भरने के लिए मेरे पास कितने बचेंगे, आप कहोगे 3 गुणा 2 बचेंगे, ये हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, अब अगर मेरे पास टोटल वस्तुएं 3 ना होकर के मेरे पास मान लो टोटल वस्तुएं हैं 9, और मैं उनमें से मान लो 6 का चयन करके जो है समूह बनाने हैं मुझे, और जो पुनरावृत्ति है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। 9 कुल वस्तुएं हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैं 6 चयन करना है, तो 1 2 3 4 5, ये 6 डब्बे हो गए। तो पहला जो कॉलम है उसे भरने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, आप कहोगे पहला कॉलम भरने के 9 तरीके हैं, क्योंकि इन 9 में से कोई सी भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। दूसरा कॉलम भरने के मेरे पास 8 तरीके हैं, तीसरा कॉलम भरने के मेरे पास 7 तरीके हैं, चौथा भरने के 6 तरीके हैं, पाँचवा भरने के 5 तरीके हैं, और जो है छठा भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं। आप कहोगे इस तरह से मैं भर सकता हूँ। और इनका कुल संख्या निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इस तरह से। अब अगर मैं 9 को n मान लूँ और 6 को मैं अगर r मान लूँ तो देखो क्या होगा। तो पहले प्लेस पर जो है हमारे पास क्या मिला है, n मिला है, आप कहोगे हाँ जी सही बात है। दूसरे प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या मिला है, 8, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1, आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। तीसरे प्लेस पर मुझे 7 मिला है तो इसे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 2, हाँ जी लिख सकते हैं। चौथे प्लेस पर हमें 6 मिला है तो इसे मैं n माइनस 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। पाँचवें प्लेस पर मुझे 5 मिला है तो इसे मैं n माइनस 4 लिख सकता हूँ। और जो छठा प्लेस है उसे उसके स्थान पर जो छठा प्लेस है उसमें हमें कितना मिला है, 4, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 5, ठीक है। अब जो हमारा 6 है, ये 6, ठीक है। अब ध्यान से देखना हमने यहाँ पे क्या लिखा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है।
तो ये हमारा n हो गया, ये n-1 हो गए, n-2 हो गया, n-3 हो गया, n-4 हो गया। अब ये जो है n-5 जो है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6-1 लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n-6 की जगह पे 6 क्या है, r है, r सिलेक्ट कर रहे हैं हमने, r-1 रख सकता हूँ। आप कहोगे रख सकते हैं। जब मैं इसको खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, n-r+1, n-r+1। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 कहाँ तक, n-r+1 तक, ठीक है। यही है परम्यूटेशन, ठीक है, यही होता है परम्यूटेशन, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा परम्यूटेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है NPR, यानी कि हमारे पास कुल वस्तुएं n हैं, हमारे पास कुल वस्तुएं n हैं, उनमें से हमने r वस्तुओं का चयन कर लिया, चयन की गई वस्तुएं। अगर मैंने NPR लिखा, इसका मतलब है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करके मैंने समूह बनाए। मतलब कि A B C में अगर मैं समझाऊं तो n का मतलब 3 है हमारा, यहाँ पे n कितना है, 3। और मैंने अगर इसमें से A B और B C C A इस तरह से ग्रुप बनाए तो मैंने r जो है यहाँ पे कितना लिया है, 2। यानी कि इन 3 में से कोई सी 2 उठा के मैंने ग्रुप बनाना शुरू किया है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे आया, देखो ध्यान से। जैसे मैंने 9 वस्तुएं ली, 9 मेरी कुल वस्तुएं हैं, और उनमें से मैंने 6 को सिलेक्ट करके 6 के समूह बनाए हैं। तो कैसे बनेंगे मेरे पास, आप कहोगे इस तरह से मैंने 6 ग्रुप बना लिए, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5 और इसमें 4, इस तरह से आ जाएंगे। पहले में 9 आ जाएंगे फिर। तो इनको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 का गुणा कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको इस तरह से शो करते हैं। फैक्टोरियल 5 अगर मैंने लिखा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 5 से गुणा करके 1 तक जाना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, बट इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो 3 है, देखो यहाँ पे n हमारा कितना है, 9,
और r हमारा कितना है 6। तो ये जो 3 है इसे हम यार ऐसे लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। तो अब देखो इसको ध्यान से, ये हमारा सूत्र हमें मिल गया। तो ये 9 क्या है, वो है n, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 क्या है, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र है हमारा, ये वाला एन पी आर इक्व टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इस तरह से बनता है। ठीक है, ये यहाँ से आया है, कहीं से नया नहीं है ये कुछ भी। ठीक है, अब ये कह रहा है एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक समय में लेकर बनने वाले परम्यूटेशंस की संख्या एन स्क्वायर एन की पावर आर होती है जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो। बात ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी सी मान लो 3 वस्तुएं हैं और हम इनमें से 2 को सिलेक्ट कर लें, मान लो 2 को लेकर अगर हम ग्रुप बनाना चाहें और पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो हमारे पास जो टोटल बनेंगे वो n टू दी पावर r बनेंगे। तो n मतलब यहाँ पे कितना है 3 और उसकी पावर 2, यानी कि टोटल 9 बनेंगे। बात ये कहना चाह रहा है कि मान लो ए बी सी से हमने ये बना लिए ग्रुप ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी ए सी। ठीक है, अब इसमें रिपीटेशन नहीं हुई। अगर हम इनमें रिपीटेशन भी कर दें, जैसे ए और ए रिपीट हो गया, ए फिर रिपीटेशन कर दें, वी 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 रिपीट हो गया, सी सी, क्या और रिपीटेशन कर सकते हैं? नहीं। अगर इस चीज़ को भी अलाउ कर दें तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? आप कहोगे 3 ये 6 और 3 ये 9, टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात ये कहना चाह रहा है, जब हमारे जो रिपीटेशन है उनकी हमें परमिशन दी गई हो। मतलब क्या हुआ इस बात का समझो। अब देखो हमारे पास 3 टोटल चीज़ें दी गई हैं, उनमें से हमें 2 को सिलेक्ट करके कुछ बनाना है। तो ध्यान से देखना, ये जो पहला कॉलम है इनमें मैं इन तीनों में से किसी एक को भर सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी भर सकते हो, इन तीनों में से कोई एक भर दिया। अब ये जो हमारा दूसरा कॉलम है, अब मैं इसे कितने तरीके से भर सकता हूँ? चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो जो हमने पहले भरा है वो इसमें भी भर सकते हैं, तो अब इसको भी 3 तरीके से भर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 3 कुछ नहीं है, 3 क्या है? 3 हमने क्या माना था? n, यानी कि टोटल संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? n की पावर r। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम होती है। अब इस पर कुछ वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं एक तरह की हों, बाकी सब अलग अलग हों। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 1 से 9 का उपयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, अब देखो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1 से 9 तक के अंकों का यूज करना है, यानी कि 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे हमारे पास? कुल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 9 अंक। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हो जाएंगे टोटल। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 अंकों की संख्या बनानी है, r बराबर 4। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो क्रम है, अगर हम संख्या बनाएंगे संख्या, तो संख्या बनाने में क्रम महत्वपूर्ण होगा कि नहीं? क्रम महत्वपूर्ण होगा या नहीं, ये चीज़ हमें बताएगी। क्रम ही हमें बताएगा कि उसमें हमें परम्यूटेशन लगाना है या उसमें कॉम्बिनेशन लगाना है। अब देखो क्रम महत्वपूर्ण होगा कि नहीं। अगर मैंने कोई संख्या लिखी 23 और दूसरी लिखी 32, तो अगर ये वाली दोनों अगर बराबर हो जाती तो क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पे 23 में और 32 में तो अंतर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्रम का महत्व है। और अगर यहाँ पे क्रम का महत्व है तो हम यहाँ पे परम्यूटेशन न लगा के, सॉरी कॉम्बिनेशन न लगा के, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास परम्यूटेशन का सूत्र होता है एन पी आर। तो एन यहाँ पे कितना है? 9। पी कितना है? पी तो कुछ नहीं, परम्यूटेशन का साइन है। आर कितना दिया है हमें? 4। तो इसको मैं खोलूँगा तो क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास सूत्र ये होता है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब इसके आगे भी हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। और नीचे हमें कितना दिया है? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखो किया है परम्यूटेशन के फॉर्मूला का यूज करके। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे।
हमें संख्या बनानी है 4 अंकों की, ठीक है। अब 4 अंकों की संख्या बनानी है तो जो संख्या है उसका पहला जो अंक है उसको हमें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, हमारे पास टोटल कितने अंक हैं 9, तो इस पहले को हम 9 तरीके से भर सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी भर सकते हैं। अब चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति हमें नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अगर 9 में से एक हमने यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ यूज करने के लिए हमारे पास कितने बचे 8। आप कहोगे इसको 8 तरीके से भर सकते हैं। अब इस एक यहाँ सिलेक्ट हो गया, एक यहाँ, तो यहाँ पे यूज करने के लिए कितने बचे 2, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे यूज करने के लिए कितने बचे 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6। ये वाला देखो ये दोनों बराबर हैं। तो ये जो हमारा परम्यूटेशन है ये कुछ अलग नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। अब हर एक क्वेश्चन को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला बना लिया है मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 100 से 1000 के बीच आने वाली संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। बात ये कह रहा है 100 से लेके 1000 के बीच की कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं इन अंकों का यूज करके। इन अंकों का यूज करके, अंक क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन अंकों का यूज करके हम जो है कितनी 4 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, 4 अंक हमें इसमें नहीं दिए, उसने बोला है कि 100 से लेके 1000 के बीच, तो 100 हमारा 3 अंकों का है, ठीक है, और ये हमारा 1000 है ये 4 अंकों का है, ठीक है। तो हम कितनी संख्याएं बनाएंगे ये ध्यान से देखना। तो इसमें हमारा जो है 100 है 3 अंकों का, और इसके बाद 999 तक सारी संख्याएं हमें कितनी मिलेंगी 3 अंकों की। तो बेसिकली हमारा पहला काम क्या होगा 3 अंकों की संख्याएं बनाना, ठीक है। इसको पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं, फिर उसके बाद इसको परम्यूटेशन से करेंगे। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये अंक कितने, आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दिए हैं। क्या हम इस पहला जो स्थान है किसी संख्या का पहला अंक अगर मैंने 0 रख दिया और ऐसे करके संख्या बनाई तो क्या ये संख्या 3 अंकों की मानी जाएगी। आप कहोगे ये संख्या 3 अंकों की नहीं मानी जाएगी, ये संख्या जो है 2 अंकों की मानी जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जो हमारा पहला ये है इसे भरने के हमारे पास तरीके कितने हैं, इसे भरने के हमारे पास तरीके हैं 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 को मैं इसमें नहीं भर सकता, तो पहला स्थान जो है वो मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। अगर मैं 0 पहले स्थान में भर दूंगा तो हमारी जो संख्या होगी वो 3 अंकों की ना बन के 2 अंकों की बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो दूसरा है इसे सिलेक्ट करने के मेरे पास टोटल 6 तरीके थे, लेकिन उनमें से मैंने कोई एक अंक यहाँ पे यूज कर लिया। जब एक यहाँ पे यूज हो गया तो यहाँ पे यूज होने के लिए मेरे पास कितने बचे 5, ठीक है। अब ये जो तीसरा अंक है इसमें यूज करने के लिए देखो एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, टोटल कितने मेरे पास 6, तो 6 में से अभी यहाँ पे कितने बचे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 5 × 4, तो टोटल आ जाएगा 5 × 5 = 25, 4 100, ठीक है। अब अगर हम इस बात को भी कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है 100 और 1000 के बीच की, ठीक है, तो अब ये वाले जो हमारे 100 काउंटिंग आई है इसमें 999 भी शामिल है और 1000 या 100 भी शामिल है, 1000 शामिल नहीं है। अगर इन दोनों के बीच की संख्या पूछ रहा है तो 100 इसमें शामिल नहीं होगा, तो हम इसमें से एक घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 99, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें ये वाली बात उन्होंने नहीं लिखी थी, लेकिन ये मैंने खुद ही सोची, आप खुद सोचो इस बात को कि अगर वो कह रहा है कि इनके बीच की, तो बीच की बात कर रहा है तो 100 को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके। अब हम इसको परम्यूटेशन से कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास टोटल 6 वस्तुएं दी गई हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करनी है कितनी 3, यानी कि 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम यहाँ पे NPR लगाएंगे, तो NPR हमारे कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल। आप कहोगे एकदम सही बात है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 3 × 4 = 12, 120, ठीक है। तो ये 120 हमारी टोटल संख्याएं आ गई। अब ये जो 120 संख्याएं आई हैं इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी भी रही होंगी, क्यों कि हमने सबको एक साथ परम्यूटेट कर दिया, तो कुछ संख्याएं ऐसी भी आई होंगी जिनका जो है फर्स्ट प्लेस वो 0 आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं वो संख्याएं निकालूं जिनका फर्स्ट वो 0 आ गया होगा तो ये हमारा फिक्स हो गया, यानी कि मैं कुछ संख्याएं ऐसी निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को।
जिनका पहला अंक जो है 0 आ गया, तो इनका पहला अंक फिक्स हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने बचे, 5 अंक बचे, और उन 5 अंक में से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि पहला एक तो सिलेक्ट हो गया 0 यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे लगा दूंगा, 5p2। तो अगर मैं 5p2 लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो 20 संख्या हमारी ऐसी होंगी जिनकी शुरुआत 0 से हो रही होगी, यानी कि वो हमारी जो है 2 अंकों की संख्याएं रही होंगी। तो टोटल कितनी है, 120, और 20 जीरो वाली आ गई, तो 120 में से मैं 20 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि n भिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जब पुनरावृत्ति की अनुमति न हो n फैक्टोरियल होता है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, देखो बात, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास n वस्तुएं, यानी कि मान लो हम उदाहरण के लिए मान ले रहे हैं हमारे पास ये 3 वस्तुएं हैं, ठीक है, और ये 3 है, इन तीनों को एक साथ लेके हमें परम्यूटेट करना है। इन तीनों वस्तुओं को हमें एक साथ लेकर परम्यूटेट करना है। परम्यूटेट मतलब कि अब देखो इनका कॉम्बिनेशन तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि अगर मैं ABC लिखूं, BCA लिखूं या CAB लिखूं, बात तो एक ही है तीनों, अगर इनमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो। लेकिन अगर जब हमारा क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, जब क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है तो हम इनका कर देते हैं परम्यूटेशन, इसको बोलते हैं। यानी कि ABC और BCA ये अलग अलग हो जाएंगे, और हमारा CAB, इन सब का मतलब अलग अलग हो जाएगा जब हम इनके परम्यूटेशन करते हैं। ये चीज़ हमने समझ ली है, ठीक है। अभी और आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने, जैसे अभी हमने क्या किया था कि अगर ABC 3 वस्तुएं ले ली, तो इनमें से मैंने 2 को एक साथ लेके परम्यूटेट किया, तो AB बना और BA बना इस तरह से, फिर BC बना और CA बना इस तरह से, फिर अपना AC बना, सॉरी ये CB होगा, और ये CA बना इस तरह से। तो ये परम्यूटेशन बन गए जब हमने 3 में से 2 सिलेक्ट करी हैं। मतलब कि हमने 3 वस्तुएं थी हमारे पास टोटल, उनमें से 2 के जो है समूह बनाए हैं, 2 को एक साथ लेके हमने उसके क्रमचय करना शुरू किए। अगर हमारे पास 3 ही वस्तुएं, ये क्या कह रहा है, n वस्तुओं में से n को सिलेक्ट करना है, और तीनों को हमने अगर एक साथ सिलेक्ट कर लिया, अगर हमारे पास 3 वस्तुएं हैं और हमने तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो है कितने क्रमचय बनेंगे, तो उसको इसने यहाँ पर बताया कि n फैक्टोरियल बनेंगे। अब ध्यान से देखो, हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं। तो हमारे पास लेटर कितने हैं, 3। आप कहोगे ABC 3 लेटर हैं, हाँ जी 3 हैं। अब ध्यान से देखो, इनमें से जो हमारा पहला है, पहला लेटर सिलेक्ट करने का हमारे पास कितने वो हैं तरीके उपलब्ध। तो आप कहोगे कि पहला लेटर हम इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं। तो पहला लेटर सिलेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। आप कहोगे सही बात है। अब ये कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब इनमें से 3 में से एक यहाँ पे आ जाएगा। जब एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला कॉलम भरने के लिए हमारे पास कितने बचेंगे, आप कहोगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास टोटल 3 थे, उनमें से एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, अब बचेगा कितना, 1। तो हमारे पास इस तरह से टोटल क्रमचय बनेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कि मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। आप कहोगे सही बात है, ठीक है। तो यही आ गया वो फॉर्मूला। वो ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर n विभिन्न वस्तुओं में से n को एक साथ लेकर, n मतलब जितनी है उन सभी को एक साथ लेकर अगर हम उनके परम्यूटेशंस बनाएं, उनके क्रमचय बनाएं, तो उनकी संख्या n फैक्टोरियल होती है। बस वो इतना कहना चाह रहा है। अब अगर मैं इसे NPR वाले फॉर्मूले से करूं तो ध्यान से देखो क्या होता है। NPR का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। आप कहोगे सही बात है, ठीक है। तो अगर मैं r की जगह पे n रख दूं, क्योंकि n फैक्टोरियल का NPR का मतलब क्या होता है कि हमने n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेके उनका परम्यूटेशन कर दिया। मतलब अगर मैं n इस केस में, इस वाले केस में मैं कहूँगा तो n हमारा 3 हो जाएगा। टोटल वस्तु हमारी 3 है और मैं जोड़े कितनों के बना रहा हूँ, तो आप कहोगे 2 के, तो r हमारा 2 हो जाएगा। तो NPR का मतलब होता है कि n हमारी टोटल वस्तुएं हैं, उनमें से हमने 2 वस्तुओं को एक साथ लेके परम्यूटेशन कर दिया। इसको हम अगर पढ़ें NPR को, तो इसका मतलब होता है परम्यूटेशंस ऑफ n टेकिंग r एट अ टाइम। मतलब n वस्तुओं का परम्यूटेशंस, उनमें से जब r को एक साथ लिया जाए, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर मैं सबको एक साथ ले लूँ तो NPR की जगह NPN हो जाएगा। आप कहोगे सही बात है।
तो ऊपर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है हमारा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इस r की जगह पे n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। और इस बात को आप कहीं नोट कर लो या ध्यान रख लेना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब ये क्यों 1 होती है ये अलग, मतलब इसको प्रूव हम कर सकते हैं, मतलब कि करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, किया है मैंने, पर यहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप इसको ध्यान रख लेना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अगर आप लोगों को लगे कि कराना है तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा इसको भी, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रख दूंगा तो इसका मान आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वही आ गया कि जब n वस्तुओं में से हम n को एक साथ लेकर के जो है वो करें, उनका परम्यूटेशन करें, तो उसकी जो संख्या n फैक्टोरियल आती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम एक दो प्रैक्टिकल से उदाहरण से समझें तो देखो, देखो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, n भिन्न वस्तुओं में से n को एक साथ लेके उनका परम्यूटेशन करें तो वो n फैक्टोरियल आता है। जैसे अभी मैंने मान लिया कि हमारे पास दो वस्तुएं a और b, और इनमें से मैंने दो को ही लेकर इनके परम्यूटेशन बनाए, तो पहला परम्यूटेशन मेरा ab बनेगा और दूसरा परम्यूटेशन मेरा ba बनेगा। क्या इसके अलावा कोई बन सकता है? आप कहोगे नहीं बन सकता। कितने हो गए? दो। अच्छा, हम इस सूत्र से निकालें इस वाले से तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1 मतलब कि 2 एकम 2, 2 बन गए, 2 ही यहाँ से बन रहे, ठीक है। अब अगर मेरे पास तीन वस्तुएं हैं ए बी सी, और मैं अगर इन तीनों को लेकर के, इन तीनों को एक साथ लेकर के अगर परम्यूटेशन बनाऊं तो कैसे बनेंगे देखो। तो पहले बनेगा ए बी सी, आप कहोगे सही बात है। दूसरा बनेगा बी सी ए, हाँ जी बन जाएगा। तीसरा बनेगा सी ए बी, बिल्कुल बन जाएगा। फिर उसके बाद बन जाएगा हमारा ए सी बी, बन जाएगा। बी ए सी बन जाएगा। और कौन सा बचा? ए सी बी हो गया, बी ए सी हो गया, ए बी सी हो गया, सी बी ए, सी बी ए, ये हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? आप कहोगे 6। क्या इनके अलावा कोई बन सकता है? बना के देख लो, सारे बन गए, कोई नहीं बचा इनके अलावा। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 6। अब देखो हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, अगर हमारे पास, तो हमने ऐसे कर लिया डायरेक्टली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँ तो 50 को कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए यही सूत्र होता है अपना, ठीक है। तो जब n वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हों और n को एक साथ लेकर के उनका परम्यूटेशन करते हैं तो वो आता है हमारा फैक्टोरियल r। तो इस बात को आप ध्यान, वो फैक्टोरियल n, आई एम सॉरी, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख लो, एन पी एन इज इक्व टू फैक्टोरियल n, ठीक, ये ठीक है। अब इसके बाद अगली जो हमारी प्रमेय है उसको देखते हैं। जब सभी वस्तुएं अलग अलग नहीं होती, जैसे वो कहना क्या चाह रहा है, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं एक तरह की और बाकी सब अलग अलग हों, ठीक है। वो कहना कुछ चाह रहा है, मैं दिखाता हूं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ए बी सी, और अगर मैं इसी को लिख दूं ए बी बी, ठीक है, तो ये परम्यूटेशन हो गया हमारा कितनी। अब देखो इन इन तीनों को मैं अगर एक साथ लेके परम्यूटेट करूंगा तो मेरा पहले क्या बनेगा? ए बी सी, फिर क्या बनेगा? वी सी ए, फिर क्या बनेगा? सी ए वी। आप कहोगे सही बात है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को एक साथ लेके परम्यूटेट करूंगा तो पहला क्या बनेगा? ए वी वी, दूसरा क्या बनेगा? बी बी ए, ठीक है, तीसरा का क्या बनेगा? वी ए वी, ठीक है, ये बनेंगे। अब देखो ये वाला जो वी है, ठीक है, ये अगर मैं इसको, जैसे ये सी है, इसके प्लेस पर ये वाला वी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमारा बी सी ए है, अगर मैं इसके प्लेस पर, सी के प्लेस पर बी रख दूंगा, या फिर इसको पूरा ही कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आया है यहाँ पे? सी ए बी हो गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा? ए सी बी, ए सी बी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? ए सी बी, बी ए सी, सी बी, बी ए सी, सी बी ए। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो बी है हमारा, ये इसमें जहाँ जहाँ सी है वो सी की जगह पे हम ये वाले बी को रख देते हैं,
ठीक है, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो पहले में हमने रख दिया, दूसरे में भी रख दिया, और ये तीसरे में भी रख दिया। यहाँ पे चौथे में क्या है, ए सी बी, तो चौथा क्या हो जाएगा, देखो ए बी बी। चौथा पाँचवा क्या है, बी ए सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी ए बी, ठीक है। और जो हमारा कहाँ गया, ये छठा, इसमें सी की जगह पर बी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, बी वी ए। अब ध्यान से देखना, ये वाला बी वी ए और ये वाला बी वी ए, ये दोनों एक ही हैं, या मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, है तो एक ही, तो इन दोनों में से तो सिर्फ एक ही लिया जाएगा, बी वी ए एक हो गया। अब ये वाला ए बी वी और ये वाला ए वी वी, ये दोनों हैं तो एक ही, तो ये क्या हो जाएंगे, ए वी वी। आप कहोगे सही बात है। और ये वाला बी ए वी और ये वाला बी ए वी, ये भी बी ए वी है, दोनों में से एक ही लिया जाएगा। तो अब देखो हमारे परम्यूटेशन कम हो गए, क्यों, क्योंकि जब जो है एन वस्तुओं का हमने परम्यूटेशन किया, लेकिन पी वस्तुएं एक ही तरह की हैं। पी वस्तुएं मतलब कि अब इस केस में दो वस्तुएं जो है एक प्रकार की हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारा परम्यूटेशंस होते हैं वो होते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन क्या होती है, मुझे लगता है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो मैं करा दूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि जब हमारी एन वस्तुएं होती हैं और एन वस्तुओं को हम एक साथ लेके उनका परम्यूटेशन करते हैं और उनमें से जो है पी वस्तुएं एक प्रकार की होती हैं, तो उनका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा पी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो एन पी एन बराबर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल। और यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ पी वस्तुएं एक ही प्रकार की हैं या एक ही तरह की हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें अभी करने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है डॉटर के अक्षरों से बनने वाले 8 अक्षरी विभिन्न क्रम यानी कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब कि इस तरह से ए बी सी का एक अरेंजमेंट हो गया, फिर बी सी ए एक अरेंजमेंट हो गया। कहने का मतलब ये हमसे परम्यूटेशंस पूछ रहा है, ठीक है जी। अरेंजमेंट का मतलब ही परम्यूटेशंस होता है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, परम्यूटेशंस। तो डॉटर के जो है हमारे अक्षर हैं उनको लेकर के हमें 8 अक्षर के विभिन्न परम्यूटेशंस ज्ञात करने, इस शर्त के साथ कि सभी स्वर एक साथ हों। अब देखो इसको करते कैसे। अब ये जो हमारा डॉटर दिया है इसमें से हम पहले स्वर अलग निकाल लेते हैं और व्यंजन अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्वर क्या क्या दिया है, ए दिया है, यू दिया है, ए यू, ठीक है, और ई है। इसके अलावा है कुछ, आप कहोगे नहीं है। फिर क्या है, डी, व्यंजन हमारा डी है, जी है, ठीक है, एच है, टी है और आर है। इस तरह से हमारे इसमें 5 व्यंजन हैं और 3 स्वर हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब सारे स्वर जो है एक साथ हों, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इनको इस तरह से परम्यूटेट कर दूं कि इनको अगर मैं 8 फैक्टोरियल कर दूं, क्योंकि n को हम अगर एक साथ n लेके परम्यूटेट कर देते हैं तो n फैक्टोरियल हो जाता है। मतलब कि अगर सारे एक साथ लेके परम्यूटेट कर दूं तो ये जो हमारे वॉवेल हैं ये एक साथ नहीं आएंगे। कुछ केसेस में एक साथ मिलेंगे लेकिन कुछ केसेस में हमें एक साथ नहीं मिलेंगे। तो हम करते क्या हैं, ये जो वॉवेल हैं तीनों, इनको एक एंटिटी मान लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ डी, जी, एच, टी, आर और ये यू आई है। इन तीनों को फिलहाल के लिए आप एक ही वर्ड मान लो, ये एक ही वर्ड हैं, ठीक है। तो जब हम अगर इन्हें एक ही लेटर मान लेंगे, सॉरी, जब हम इन्हें एक ही लेटर मान लेंगे तो इनका परम्यूटेशन हम नहीं करेंगे इनके साथ, ठीक है। इनके साथ अगर हम इनका परम्यूटेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास टोटल लेटर हमें कितने मिलेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो इन सबको परम्यूटेट करने की, अब देखो अगर हम इन्हें इस तरह से परम्यूटेट करेंगे 6 फैक्टोरियल, तो ये ए यू आई है, ये तीनों एक ही साथ रहेंगे जहाँ भी जाएंगे। चाहे डी के बाद जैसे इस तरह से आ जाएंगे डी ए यू आई, जहाँ भी जाएंगे जी एच टी आर,
लेकिन ये तीनों रहेंगे साथ में। और हमसे पूछा भी उसने क्या है कि सारे स्वर एक साथ होने चाहिए, तो इस तरह से ये परम्यूटेट होंगे। ठीक है, तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा, तो आप कहोगे इसका परम्यूटेशन होगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उसने ये तो बोला नहीं है कि ए यू आई ई इसी क्रम में हो। अगर वो यू ई ए ऐसे भी लिखा हो तो भी सारे स्वर हैं तो एक ही, या फिर वो ऐसे लिख दे ई ए यू, इस तरह से लिखे हों तो भी सारे स्वर हैं तो एक साथ ही, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अंदर तो हम अगर इनके साथ देखो, ये जो हमारे स्वर हैं, इन स्वरों को हम इन व्यंजनों के साथ अलग अलग तो परम्यूटेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इन्हें इनके अंदर ही परम्यूटेट कर सकते हैं, आप कहोगे सही बात है। परम्यूटेट करने का मतलब कि हम इन्हें रखेंगे तो एक साथ ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी ए यू ई और जी एच टी आर, इस तरह से। अब ध्यान से देखना, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं डी यू ए ई जी एच टी आर, तो देखो यू ए ई बन गया, ये आपस में तो परम्यूटेट हो गए अब, लेकिन इनका प्लेस अभी नहीं बदला, ये इसके रेस्पेक्ट में परम्यूटेट नहीं हुए। अगर ये ऐसे हो जाता डी ए ई जी और यू, तो अब देखो ये तीनों वॉवल सही एक साथ नहीं आ रहे थे, तो ये वाली बात गलत थी। लेकिन अगर हम इन्हें अपने इनमें ही अगर परम्यूटेट कर दें, इंटरनली परम्यूटेट कर दें, मतलब कि स्वरों को आंतरिक रूप से परम्यूटेट कर दें, तो हमें इन तीन स्वरों को कितने तरीके से परम्यूटेट कर सकते हैं, तीनों को एक साथ लेके फिर वही एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी स्वर जब एक साथ हों तो आंसर कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बड़ा, और ये आ जाएगा गुणा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 तिया 60, दूनी 120, 12 छिंग 72, 720 गुना 6। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12। इस तरह से इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब वो अगली शर्त क्या दे रहा है, देखो जब सभी स्वर एक साथ ना हो, यानी कि इन वालों को हटा देना है, जब स्वर एक साथ आ रहे हैं उनको हटा के बाकी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़ मिल गई कि जब सारे स्वर एक साथ होंगे तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, आप कहोगे जब सारे स्वर एक साथ होंगे तो इतने परम्यूटेशन बनेंगे। तो अब अगर मैं टोटल परम्यूटेशंस निकाल लूँ कि तो कुल कितने तरीके से इनको परम्यूटेट किया जा सकता है, और उनमें से अगर मैं ये वाले घटा दूँ तो बाकी मिल जाएंगे। मतलब समझे बात, ध्यान से देखो, कह रहा है कि सारे स्वर एक साथ ना हो, तो अगर मैं सारे जितने टोटल बन सकते हैं सारे परम्यूटेशंस अगर मैं निकाल लूँ, उनमें से जब स्वर साथ आ रहे हैं वो वाले घटा दूँ तो ये वाले मिल जाएंगे कि नहीं, आप कहोगे हाँ जी मिल जाएंगे। तो बस यही कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से दूसरा पॉइंट, तो इन सभी को अगर मैं एक साथ लेके परम्यूटेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, हाँ जी, माइनस ये अपना 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, या इसकी वैल्यू लिख दो 34320। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल के इसमें से इसको घटा देना, 8 इंटू 7 इंटू ये 720 हमें पहले से ही मिल गया ना इनका गुणनफल, तो इसका यूज कर लेंगे। तो 8 सत्ते कितना होता है 56, तो 56 का गुणा इसमें करूँगा मैं अगर, तो ये कितना होगा 7 पंजे 3500, और ये कितना हो जाएगा 7 छिंग 42, यानी कि 3920, और ये 100 यानी कि 4020, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 40320। इतने हो जाएंगे ये टोटल, और इसमें से आप ये घटा दो 4320, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, वैसे मुझे पता ही सही होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ध्यान से देखना, हम थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ चुके हैं, फिर दोबारा से समझते हैं। अगर हमारे पास ABC 3 वस्तुएं हैं, ध्यान से देखना, तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूं AB BC और CA, तो ये कॉम्बिनेशन हो गए। अगर मैं इन्हें ऐसे लिखूं AB VA, तो ये परम्यूटेशन हो गए। परम्यूटेट का मतलब कि AB और BA को पलट के लिख दो, इसका मतलब होता है परम्यूटेट। अब यहाँ पे जो है क्रम महत्वपूर्ण है। अगर जैसे ध्यान से सुनना, मैंने कोई टीम बनाई, इसमें ये रोहित और ये विराट 2 प्लेयर हैं, तो अगर मुझे मान लो 3 प्लेयर हैं हमारे पास टोटल, ये हमारे पास मान लो जो है अक्षर पटेल है,
रोहित है, विराट है, ये हमारे पास 3 प्लेयर हैं। अब इन 3 प्लेयर में से मुझे 2 की टीम बनानी है, तो मैं चाहे रोहित विराट ऐसे लिख दूं, चाहे विराट रोहित ऐसे लिख दूं, टीम तो ये दोनों एक ही हुई। चाहे मैं टीम को विराट रोहित बोलूं या रोहित विराट बोलूं, तो ठीक है। तो इस मतलब की स्थिति में जो है हमारा क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो जहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है उसे कहते हैं क्रमचय। ठीक है, जहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे बी ए और ए बी अलग अलग एंटिटी हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं हम संचय। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब इसका जो फार्मूला होता है वो कहाँ से आता है, बस थोड़ी सी देर आप देखिए, मैं बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये कहाँ से आ रहा है। देखो, अगर हमारे पास ये एक्स वाई जेड ये 3 प्लेयर दिए हैं, ठीक है, इनमें से हमें बोला गया है कि 2-2 प्लेयर्स की टीम बनाओ। ठीक है, तो मैं इनको कैसे बना दूंगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इनके परम्यूटेशंस निकालने हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो हमने इनकी कितनी टीम बना ली, आप कहोगे 3 कॉम्बिनेशन बन गए इनके। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें परम्यूटेट करना चाहूँ, ध्यान से देखना, तो एक तरीके से मैं इसको परम्यूटेट कर सकता हूँ, एक तरीके से मैं इसको परम्यूटेट कर सकता हूँ, और एक तरीके से मैं इसको परम्यूटेट कर सकता हूँ, है ना। तो इनको परम्यूटेट करने के कितने तरीके हो गए, तो आप कहोगे इसमें से एक बन जाएगा, एक इसमें से बन जाएगा, और एक इसमें से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक है इसके 2 बन जाएंगे, हर एक के 2 बन जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2। ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको परम्यूटेट करना हो तो इसके कितने परम्यूटेशन बना सकता हूँ, कितने तरीके से इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, तो आप कहोगे इसको 2 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले इसको, अगर मेरे पास टोटल 2 वस्तुएं हैं और हमें इन्हें 2 ही तरीके से व्यवस्थित करना है, तो वो करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, तो आप कहोगे कि पहला कॉलम भरने का हमारे पास 2 तरीके होंगे और दूसरा कॉलम भरने का हमारे पास 1 तरीका होगा। इसी को तो हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो इसको अगर मैं परम्यूटेट करूंगा तो कितना कर दूंगा, एन फैक्टोरियल एन की तरीके से परम्यूटेट हो जाएगा, यही ना। अब ध्यान से देखो, हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने आए, टोटल 3, और उन 3 कॉम्बिनेशंस को मैं परम्यूटेट कितनी तरीके से कर पा रहा हूँ, फैक्टोरियल एन तरीके से, मतलब कि 2 तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये जो हमारे पास आया है ये वाला, इसको मैं अगर लिख दूं एन सी आर, एन टोटल है, सी ये है, आर ये है ना। और अब अगर मैं इसमें ध्यान से सुनना, अब ये वाला जो टोटल है इसको मैंने क्या लिख दिया, एन एन सी आर, मतलब कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेके उनका कॉम्बिनेशन। और अब इन सब को देखो हम कितने तरीके से परम्यूटेट कर सकते हैं, तो आप कहोगे आर तरीके से। तो आर तरीके से अगर मैंने इनको परम्यूटेट कर दिया तो इनका क्या मिल जाएगा मुझे, परम्यूटेशन एन पी आर मिल जाएगा मुझे। आप कहोगे सही बात है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या परेशानी है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो आर फैक्टोरियल है इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन सी आर बराबर, अब एन पी आर की वैल्यू रख दो या फिर ऐसे ही रख दो। एन पी आर की वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये वाला जो आर फैक्टोरियल है, ये वाला, ये भी इधर आ जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा आर फैक्टोरियल। यही एनसीआर का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई हो तो यहाँ पे दोबारा देख लो। जिनको क्लियर हो गई हो वो वीडियो आगे बढ़ा के आगे के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं क्लियर हुई है उन्हें मैं दोबारा समझा दूंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, सबको अगर समझ में आ रहा है तो मेरी पढ़ाई ठीक है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो फिर मेरे पढ़ाने का तरीका मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ए बी सी डी 4 चीज़ें हैं, 4 वस्तुएं दी हैं मेरे पास, और मुझे बोला गया है कि इनमें से 3-3 के मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो 3-3 के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा इनमें से, तो मुझे कॉम्बिनेशन कितने मिल जाएंगे, 4C3, ये NCR। ठीक है, अब अगर मैं इनका जो है परम्यूटेशन करूं सभी का, तो इन प्रत्येक का परम्यूटेशन कितने तरीके से कर सकता हूं, जितने ये हैं।
परम्यूटेशन मतलब कि इनके क्रम पलट के कितने तरीके से लिख सकता हूँ। हमने पीछे देखा था कि अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं को में से n को एक साथ लेके परम्यूटेट कर दें, n को एक साथ लेकर अगर हम परम्यूटेट कर दें तो उनकी संख्या कितनी आती है, n फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ा था, पीछे प्रूव किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप कितने बन रहे हैं, तीन तीन के समूह बन रहे हैं। तो इन तीन के समूहों को जो है हम एक साथ उनका वो कर सकते हैं परम्यूटेशन। तो जब हम इन्हें एक साथ परम्यूटेशन कर सकते हैं तीनों का, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, आप कहोगे 3 तरीके से। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल होता है। तो ये हमारा ये बन जाएगा हमारा इस तरह से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इन सबको हमने परम्यूटेट कर लिया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4p3, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यही बात मैंने समझाई थी। अगर मैं ये जो 4 है इसको n मान लूँ और ये जो 3 है इसको r मान लूँ, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप कहोगे इसे हम लिख सकते हैं NCR इंटू r फैक्टोरियल इज इक्व टू NPR। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वापस हम वहीं पहुँच जाएंगे। कैसे, NCR बराबर, ये r फैक्टोरियल को इधर नीचे ले आएंगे, इससे पहले इसको खोलते हैं NPR को। तो NPR को खोलेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू ये वाला r फैक्टोरियल। तो यही सूत्र होता है, इसको मैंने दोबारा से समझा दिया। अब इस सूत्र में किसी को कोई तकलीफ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये कह रहा है 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ठीक है, यह कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, इनमें से कितनी समितियां एक पुरुष और 2 महिलाओं से मिलकर बनी होंगी। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं। 2 पुरुष हैं, हमारे पास 3 महिलाएं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे कुल हमारे पास जो है कुल व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति मतलब पुरुष और महिला, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 5। उनमें से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ठीक है, तो 5 में से हमें समिति कितने की बनानी है, 3 की। तो यानी कि हमारे पास n दिया है 5 और r दिया है 3। ठीक है, तो ये एक समिति बनानी है। इनको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसे बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें, या तो इसमें NPR लगेगा या NCR लगेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सोचना कि इसमें NCR लगेगा NPR लगेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो है मैंने 3 व्यक्तियों की एक टीम बनाई। ठीक है, जैसे मैं उनको नाम दे देता हूँ, पहले का नाम है A, दूसरे का नाम है B और तीसरे का नाम है C। तो अगर मैं ABC लिखूँ या BCA लिखूँ, क्या इन तीनों में कोई अंतर होगा, इन दोनों में कोई अंतर होगा? आप कहोगे नहीं। अगर मैं इन्हें नाम दे दूँ तो ये राम है, ये श्याम है और ये विमल है। ये इन 3 लोगों का एक समूह है। अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ, पहले श्याम को लिख दूँ, फिर जो है मैं विमल को लिख दूँ और राम को लिख दूँ, तो ग्रुप तो अभी भी इन्हीं तीनों लोगों का रहा। ये पहले भी 3 लोगों का ही ग्रुप था, अभी भी 3 लोगों का ही ग्रुप है। तो क्या इस केस में क्रम महत्वपूर्ण है? तो आप कहोगे इस केस में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, और जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पे लगता है हमारा कॉम्बिनेशन। बस अगर आप ये बात समझ गए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आपके लिए हो जाएंगे आसान। तो यहाँ पे हमारा क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, और क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो हम लगाएंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा 10। ठीक है, तो टोटल 5 व्यक्तियों में से अगर हम 3 व्यक्तियों को एक साथ लेके अगर हम वो बनाएंगे समिति, तो ऐसा काम हम 10 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। अब ध्यान से देखो, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है उसने। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कितनी समितियां एक पुरुष और 2 महिलाओं से मिलकर बनेगी। तो हमारे पास पुरुष कितने हैं, 2, और महिलाएं कितनी है, 3। इनमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं,
एक पुरुष लेना है और 2 महिलाएं लेनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। तो पहला अगर केस लें हम ये वाला, तो यहाँ टोटल हमारे पास कितने हैं 2 और लेने कितने हैं 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे NCR। NCR मतलब कि 2C1। अब देखो एक सिलेक्ट हो गया और जो हमारी समिति है वो कुल 3 लोगों से मिलकर बननी है, तो जब तक हमारे 3 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे 3 कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम प्लस का लगाना शुरू कर देते हैं, वो अगले सवाल में आपको समझ में। ये भी आपको एक डाउट रहता होगा कि कहाँ किस केस में गुणा का चिन्ह लगाना होता है, किस केस में जोड़ का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी ध्यान से समझो, हमें पूरी टीम कितने लोगों की बनानी है 3 लोगों की। अभी क्या 3 लोगों की टीम कंप्लीट होगी, आप कहोगे नहीं, तो जब तक ये 3 लोगों की टीम कंप्लीट, इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरी जो घटना है ये पहली घटना के डिपेंडेंट है, निर्भर है इस घटना पे, ठीक है। एक पुरुष के साथ हमें 2 महिलाएं का वो टीम बनानी है इस तरीके से। अब देखो, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 3 में से 3 टोटल महिलाएं, उनमें से सिलेक्ट कितनी कर सकते हैं 2 को। इसे खोलेंगे आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, कट के 2 आ जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस तरह की हमारी 6 समिति आ जाएंगी जिनमें एक पुरुष हो और 2 महिलाएं हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब ये देखो आया कुछ जो क्वेश्चन है ताश के पत्तों वाला, इसको समझने के लिए हमें थोड़े से ताश के पत्ते समझने पड़ेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो होते हैं, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर के मतलब की संख्या में 12 होते हैं। 13 ऑफ ईच सूट, सूट मतलब एक तरीके के 13 होते हैं। क्या होता है सूट, अभी समझाता हूँ। सूट का नाम 4 होते हैं, पहले का क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। देखो ये क्लब है, ये वाला जो चिन्ह बन रहा है फूल जैसा छोटा सा, जिन जिन पे ये चिन्ह बना रहता है उन्हें कहते हैं क्लब के। तो ये वाली रो में जितने भी हैं सारे, यहाँ तक देखो, इस वाली रो में जितने भी हैं वो सब हमारे किसके हैं, क्लब के। और ये वाले जो हैं इन्हें कहते हैं डायमंड के, ठीक है। तो इस रो में जितने भी हैं सारे वो सब किसके हैं, डायमंड के। तो यहाँ से गिनोगे देखो, एक यानी कि पहला एस बोलते हैं, जैसे इक्का बोलते हैं हिंदी में, तो ये इक्का, 2 3 4 ऐसे इस तरह से रहते हैं 10 तक। उसके बाद ये अपना जैक, क्वीन और किंग, इस तरह से 3 ये होते हैं। तो 10 ये और 3 ये, 13 हो गए। तो एक सूट के कितने हो गए, 13। पहली सूट क्या है हमारी, क्लब, क्लब सूट के 13, ऐसी डायमंड सूट के 13, हार्ट देखो हार्ट बना रहता है हार्ट वालों पे, ठीक है। और जो स्पेड होता है, स्पेड सूट के हमारे 13। तो ये 4 सूट होते हैं और 4 सूट के 13-13 पत्ते होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 52, ठीक है। तो ये एक बात समझ में हो गई, आ गई होगी कि इसमें जो है 4 सूट होते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं, आई थिंक इसको बोलते हैं, पान का, और इसको ईंट का, हुक्म का, नहीं नहीं ये चिड़ी का है शायद, और ये हुक्म का है अगर मुझे सही से ध्यान आ रहा है तो, ठीक है। जो भी है हिंदी में आई थिंक मुझे पता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाले जो होते हैं ध्यान से सुनना, ये 10 तक तो अपने नंबर वाले कार्ड होते हैं, और 10 के बाद जैसे ये जैक है और ये क्वीन है और किंग है, इन पर चेहरा बन रहा है देखो किसी ना किसी का, तो इनको कहते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए, 3 ये, 1 2 3, 3 ये और 3 ये और 3 ये, इस तरह से 4 तिया टोटल कितने हो गए 12। तो आप कहोगे टोटल फेस कार्ड कितने हैं, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, आप कहोगे 12, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से एक चीज और देखना इसमें, ये जो है हमारे बीच वाले डायमंड और हार्ट, इनका कलर देखो कैसा है, रेड, इनका कलर कैसा है, रेड। तो रेड कलर के कितने हो गए, आप कहोगे 26, है ना। 13 ये ऊपर वाले और 13 ये वाले, और ये वाले जो है ये स्पेड का और ये क्लब का, इन दोनों का कलर कैसा है, ब्लैक। तो ब्लैक कलर के कितने हो गए, आप कहोगे ब्लैक कलर के भी 26 हो गए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से 4 पत्ते चुनने के कितने तरीके हैं, ठीक है। 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से हमें 4 चुनने हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा, चुनने का जो क्रम है उसका महत्व होगा कि नहीं। अब देखो मैंने 4 पत्ते लिए ये, ठीक है। अब चाहे इक्का दुक्का तिक्की चौका ये ऐसे रखूं मैं, या 2 3 4 1 ऐसे रखूं, बात तो एक ही है, गड्डी तो मेरी एक ही हुई। अगर
इस गड्डी का और इस गड्डी का, इन दोनों का अगर वो बदल जाता महत्व, मतलब कि ये वाली गड्डी अलग होती और ये वाली गड्डी अलग होती, तो हम कहते हैं कि इसमें क्रम का महत्व है। लेकिन अगर मैं चाहे 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में लगाऊं या 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में लगाऊं, तो मेरा कुछ वो तो बदलेगा नहीं, उसका जो है हमारे पत्तों का क्रम, वो समूह तो बदलेगा नहीं, एक ही समूह रहेगा। तो अगर मेरे को इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, कॉम्बिनेशन। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है। अगर क्रम महत्वपूर्ण है तो हम लगाते हैं परम्यूटेशन, अगर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो लगाते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये कितना हो जाएगा 52C4। ये वाला अभी अभी हम इन पे नहीं गए, इनको अभी देखो करेंगे। पहले सिर्फ मैं 52 तासों में से 4 निकाल रहा हूँ, तो 52 में से 4 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चारों पत्ते जो है एक ही सूट के हों। अब हमारे पास सूट कितने होते हैं, 4, है ना, 4 सूट होते हैं। हमने अभी यहाँ पे देखे थे क्लब, डायमंड, हर्ट और स्पेड। तो 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के, 13 हर्ट के और 13 स्पेड के। तो ये 13 13 होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है चारों पत्ते एक ही सूट के हों। तो अगर मैंने 13 इस क्लब के सिलेक्ट कर लिए तो 13C4। तो ये करने के हमारे पास कुछ तरीके हो गए। अब अगर मैं डायमंड के 13 में से 4 सिलेक्ट करूंगा और ये जो क्लब के 4 सिलेक्ट किए हैं, क्या ये और ये एक ही होंगे? अब आप कहोगे नहीं, डायमंड के अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो अब हमारा जो है दूसरा तरीका हमारा सिलेक्ट करने का क्या हो जाएगा, 13C4 ये वाले। अभी हमने ये वाले 13C4 सिलेक्ट कर लिए। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा या प्लस का चिन्ह लगेगा, ये वाली बात महत्वपूर्ण है। तो अब ये चीज़ हमें कौन बताएगा कि गुणा का चिन्ह लगेगा प्लस का? अब यहाँ से देखो टोटल पत्ते हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। क्या इस वाली जो हमारा ये वाला जो हमने सिलेक्शन किया है, क्या इसमें टोटल 4 पत्ते सिलेक्ट हो गए? आप कहोगे हाँ जी 4 पत्ते हमने सिलेक्ट कर लिए। जब 4 पत्ते सिलेक्ट कर लिए तो ये वाली जो इवेंट है इसके जो है डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये अलग तरीके से हो रहे हैं और ये अलग तरीके से हो रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हों तो बीच में गुणा का चिन्ह लगता है, जब निर्भर नहीं हो तो गुणा का चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह लगता है। मतलब ये यहाँ पे अगर हमने 4 चुन लिए तो हमारे 4 पत्ते चुनने का काम पूरा हो गया। अब ये वाले जो 4 चुन रहे हैं ये दूसरे तरीके के हैं, इनका इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे केस में बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे प्लस का। ठीक है, तो डायमंड के ले लिया। ऐसे ही हर्ट के हम 4 सिलेक्ट कर लेंगे 13C4, और ऐसे ही हम स्पेड के 4 सिलेक्ट कर लेंगे 13C4। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 13C4। देखो एक ये एक ये एक ये 2 4 हो गए ना, तो ये मैं 4 को एक साथ लिख लूँगा। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसको मैं 4a लिख सकता हूँ। वैसे ही मैंने इसको लिख दिया है 4 इंटू 13C4। ठीक है, तो ये 4 इंटू 13C4 को अगर मैं खोलूँगा तो क्या हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा पहले सवाल का। ठीक है, तो जब ये समझ में आ गया तो अब अगला देखते हैं। देखो तो अगला क्या कह रहा है, चारों पत्ते अलग अलग सूट के हों। अलग अलग सूट के मतलब ध्यान से देखना, आई थिंक मुझे ये लिखा रहने देना चाहिए था। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इनमें तुलना करके अगर मैं समझा दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा था 13C4, मैं भूल भी तो जाता हूँ। ये क्लब का, डायमंड का, हर्ट का, स्पेड का, 4 हैं, क्लब, डायमंड, हर्ट, स्पेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, इस तरह से। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि चारों पत्ते अलग अलग सूट के हों। जैसे 13 यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे ये क्लब के, डायमंड के, हर्ट के और स्पेड के। इन सब के 13 13 पत्ते हैं मेरे पास। आप कहोगे सही बात है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, चारों पत्ते अलग अलग सूट के हों। तो इन 13 में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे चारों अलग अलग चाहिए, और इन 13 में से एक, इन 13 में से भी एक, और इन 13 में से भी एक। तो यहाँ पे मेरा जो कॉम्बिनेशन का तरीका होगा वो क्या होगा 13C1। अब और यहाँ पे क्या होगा, वो भी होगा 13C1। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगेगा या गुणा लगेगा? अब ध्यान से देखो, हमें टोटल जो है कितने सिलेक्ट करने थे? आप कहोगे हमें 4 टोटल सिलेक्ट करने थे। जब तक हम 4 पत्ते सिलेक्ट नहीं करेंगे हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हमने कितने सिलेक्ट कर लिए, एक ही किया है, अभी 3 पत्ते सिलेक्ट होना बकाया है।
तो जब हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अब ये वाला जो काम है और ये वाला जो काम है एक दूसरे के डिपेंडेंट काम है, ये अलग नहीं, मतलब कि स्वतंत्र नहीं है। तो इस केस में हम जो है जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह न लगा के गुणा का चिन्ह लगाते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ऐसे ही इन 13 में से एक सिलेक्ट कर लेंगे 13C1, ऐसे ही इन 13 में से एक सिलेक्ट कर लेंगे 13C1। तो अब क्या हो जाएगा, ये 13C1 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, ये वाला। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई तकलीफ अभी भी बच रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कहीं पर भी बता सकते हैं, काफ़ी सारे, इवन इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, चारों पत्ते फेस कार्ड हों। ठीक है, अब फेस कार्ड टोटल कितने हमारे पास देखो, तो आप कहोगे कि 3 ये हैं, तो हमारे पास 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, ये 3 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो फेस कार्ड टोटल हैं हमारे पास 12, और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 12 में से 4। तो क्या करेंगे हम, 12 में से 4 सिलेक्ट कर लेंगे, बस बात खत्म, इतना ही से। हमारे पास और कुछ है ही नहीं, 12 ही फेस कार्ड हैं टोटल, उनमें से हम 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, चारों पत्ते फेस हो गया। चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है कि 2 लाल और 2 काले हों। ध्यान से देखना, हमारे पास लाल पत्ते कितने होते हैं और काले कितने होते हैं। तो आप कहोगे, देखो इधर ये जो बीच वाले हैं ये लाल हैं, तो 13 13 कितने हो गए, 26 लाल, और ये वाले 13 और ये वाले 13 और 26 काले। तो लाल हो गए 26 और 26 हो गए काले। इन 26 में से मैं 2 लूँगा और इन काले में से भी मैं 2 लूँगा। तो इनका क्या हो जाएगा सिलेक्शन का, कितने तरीके होंगे, तो आप कहोगे 26C2। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 26C2, और ये कितने हो जाएंगे 26C2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वही बात कि प्लस का चिन्ह लगेगा या गुणा का। तो देखो हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 4, और यहाँ पे हमारे कितने हो गए 2, और यहाँ पे 2। तो ये वाले 2 करने से क्या मेरा काम पूरा हो गया, आप कहोगे नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ काम पूरा तो हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ठीक है, अगर काम पूरा हो गया होता तो फिर प्लस का, फिर ये वाली जो है इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाती। तो इसको कैसे लिखेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व भी करके दिखा दे रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि ये सॉल्व करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा 26 गुणा 25 गुणा 24 फैक्टोरियल। आप कहोगे हाँ जी सही बात। और ये नीचे क्या हो जाएगा, 26 में से 2 गए, 24 फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। तो 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुणा 1, तो 2 से ये कट जाएगा 13 बार। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 13 गुना 25। ठीक है, तो 25 ढाई होता है 250, 25 या 75, यानी कि 325 हो जाएगा। ये गुणा 325 ये आ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 325 गुणा 325, 325 गुणा 325, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या कह रहा है, चारों पत्ते एक ही रंग के हों। अब 2 ही रंग होते हैं हमारे पास, लाल और काले। तो लाल रंग के कितने होते हैं, आप कहोगे 26, और काले रंग के भी कितने होते हैं 26। तो चारों पत्ते अगर काले रंग के होंगे तो इन 26 में से हम 4 सिलेक्ट कर लेंगे। आप कहोगे हाँ जी, तो ये हो जाएगा 26C4। ठीक है, और इन 26 में से भी तो कर सकते हैं हम, ऐसा तो है नहीं कि इनमें से नहीं कर सकते, तो इनको भी कर लिया 26C4। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा या प्लस का। तो देखो हमें टोटल कितने चुनने थे 4, और हम यहाँ पे कितने चुन चुके हैं, 4 ही चुन चुके हैं। तो जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। क्यों, क्योंकि ये हमारी अब इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। ये वाली जो है इस पर निर्भर नहीं करती, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, अपना सिलेक्ट कर रहा है, अपना सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 26C4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 26 माइनस 4 फैक्टोरियल
इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा सॉल्व तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम सॉल्व करके डाल देंगे इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बचा है हमारा, शब्द इन्वोल्यूट के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द अर्थपूर्ण या निरर्थक बनाए जा सकते हैं जिनमें 3 स्वर और 2 व्यंजन हो। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकियों से अलग है। अब ये हमने इन्वोल्यूट लिख लिया, ठीक है, इसमें से हम स्वर अलग कर ले रहे हैं, इसमें से हमने स्वर अलग कर लिए और व्यंजन जो है अलग कर लिए। तो स्वर क्या क्या है, आप कहोगे आई है, ओ है और यू है। आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, कुछ बचा नहीं बचा। व्यंजन कितने, एन, वी, ये दोनों हो गए, एल टी, एल टी। अब वो क्या कह रहा है देखो कि इनमें से 3 स्वर और 2 व्यंजन। तो यहाँ पे हमारे पास कुल कितने हैं, कुल स्वर हैं 3 और कुल व्यंजन हैं हमारे पास 4। इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, तो आप कहोगे 2 सिलेक्ट करने हैं यहाँ से, और सॉरी 3 करने, 3 स्वर सिलेक्ट करने हैं और 2 व्यंजन, 2 यहाँ से। तो अगर मैं इनमें से 3 सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3C3 है ना। और इनमें से ये जो हमारे 4 हैं इनमें से मैं कितने सिलेक्ट करूँगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4C2। अब ध्यान से देखो, क्या हमारा ये काम पूरा हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने थे, 3 और 2 5, और सिलेक्ट हमारे हुए कितने अभी यहाँ पे 3। तो इसमें इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो हमने इनके सिर्फ अभी कॉम्बिनेशन बनाए हैं, हमने अभी इनके क्या बनाए हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब आई ओ यू, इनको हमने एक माना है, अभी इनका हमने परम्यूटेशन नहीं किया है। क्यों, क्योंकि हमने इनको सिर्फ अभी सिलेक्ट किया, सिर्फ इनके ग्रुप लिए हैं, परम्यूटेशन हमने इनका नहीं किया है, ठीक है। परम्यूटेशन नहीं किया है मतलब कि हमने इन 3 में से 3 तो व्यंजन ले लिए, स्वर ले लिए, और ये जो व्यंजन है इन व्यंजनों में से 4 में से 2 व्यंजन हमने उठा लिए, इतना कर लिया। अब ध्यान से देखना, हमारा जो शब्द बनेगा इस तरह से, तो 3 स्वर होंगे, उसमें 2 व्यंजन होंगे, तो टोटल कितने होंगे उसमें, 5 लेटर वर्ड होगा, 5 लेटर्स होंगे उसमें। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, जब 5 लेटर होंगे उन 5 लेटर को हम कितनी तरीके से वो कर सकते हैं, परम्यूटेट। तो 5 को एक साथ परम्यूटेट करना है तो n फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, तो उनको कितने तरीके से कर पाएंगे हम, 5 फैक्टोरियल तरीके से। बस इतना ही इस सवाल का आंसर है। ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 0 फैक्टोरियल इंटू, वैसे ये 3 ही आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से हम 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 का समूह बना रहे हैं, तो एक यही तो बनेगा ना, इसके अलावा और तो कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं। अगर इसके अलावा हम जैसे आई ओ यू है, इसको अगर मैं ओ यू आई लिख दूंगा तो कॉम्बिनेशन तो एक ही रहा, तो ये हो जाएगा इनटू, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू, ये कितना आ जाएगा, इसे लिख दूंगा मैं अगर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे गुणा कर लोगे आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। आपके जो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। अब अगली वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस देखें, अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है, बेसिक्स को समझा है। अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम देखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो देखते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।